आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सामाजिक समझौते के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था की दशा का चित्रण किया था, उसके बारे में चर्चा की थी। इस क्लास में हम प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून के बारे में चर्चा करेंगे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है कि अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होना, अर्थात अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य कोई भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, और ये जो कार्य करते हैं वो उनके प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी की हत्या कर सकता है, किसी को लूट सकता है, किसी को पीट सकता है, तो ये कार्य करने की उसको पूरी स्वतंत्रता है। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है कि मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता रखता है। ये उसके प्राकृतिक अधिकार हैं। एक विचारक थे T.H. हक्सले। उन्होंने ऐसे अधिकारों को शेर का अधिकार कहा। किंतु आप जानते हो प्राकृतिक अवस्था में सब मनुष्यों को समान प्राकृतिक अधिकार थे। तो एक दूसरे की हत्या करने, लूटपाट करने के सबको अधिकार मिले हुए थे। तो इसके कारण उनके किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था, और लेकिन सभी मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते थे। अतः वे प्राकृतिक अवस्था में अपनी सुरक्षा हेतु अपनी विवेक और बुद्धि के द्वारा कुछ कानून बनाते हैं, और ये कानून ही प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। होब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार में अंतर है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि मनुष्य अपनी आत्मरक्षा हेतु ऐसे समस्त कार्य करने को स्वतंत्र है, अर्थात मनुष्य के द्वारा अपनी आत्म सुरक्षा के लिए प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता ही प्राकृतिक अधिकार है। मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो कोई भी आवश्यक कार्य करता है वे उसके प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक कानून की धारणा इससे थोड़ी सी अलग है। इसके अनुसार मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण सुरक्षा के लिए घातक हो। तो प्राकृतिक अधिकार से हमें स्वतंत्रता मिलती है और प्राकृतिक कानून से दायित्व है। प्राकृतिक कानून का अर्थ समझ गए होंगे आप, अर्थात मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा यानी जीवन के अधिकार के लिए घातक हो। तो प्राकृतिक अधिकार से हमें स्वतंत्रता का बोध होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का बोध होता है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून बताए थे, जिनमें 3 कानून प्रमुख हैं। वो 3 कानून कौन कौन से हैं? हॉब्स के द्वारा बताए गए 19 प्राकृतिक कानूनों में से 3 प्रमुख जो प्राकृतिक कानून थे वो इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे। पहला प्राकृतिक कानून है प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे, ताकि उसे हिंसा जनित मृत्यु से छुटकारा मिल सके, और यही उसकी सबसे प्रबल इच्छा है। और मनुष्य अपनी सबसे प्रबल इच्छा की पूर्ति में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग न करे।
दूसरा, सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करें। दूसरा जो प्राकृतिक कानून बताया है वो है, सभी मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करें। इसके लिए ये आवश्यक है कि सभी मनुष्य सार्वजनिक रूप से और पारस्परिक अर्थात सब मनुष्य एक साथ अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करें, और प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक को ये वचन दे कि यदि सब मनुष्य ऐसा करने को तैयार हैं तो मैं भी अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार सभी मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करना चाहिए। अगर कुछ मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे तो वे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे और सभी पर हत्या या मृत्यु की आशंका बनी रहेगी और संघर्ष की अवस्था भी बनी रहेगी। तो इससे शांति की खोज का नियम भी भंग हो जाएगा। इसलिए सभी मनुष्यों का एक साथ प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करना आवश्यक है। तीसरा, कि सभी मनुष्य अपने वचन का पालन करना चाहिए। होप्स ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों के त्याग का वचन दे और फिर उस वचन का पालन न करे तो शांति की खोज की स्थापना के जो समस्त प्रयास हैं वो सारे के सारे प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे। अतः होप्स जोर देकर कहता है कि सभी मनुष्यों को अपने वचन का पालन करना चाहिए, और अपने वचन का पालन करना ही होप्स ने न्याय बताया है। और कहा कि जो व्यक्ति भी वचन का भंग करता है वह अन्याय का दोषी होता है। और होब्स कहते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी को वचन देता है तो उसका ये कार्य स्वार्थ से प्रेरित ही होता है। हालांकि जब परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है तो वह वचन भंग करने में अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है। इसलिए होब्स कहते हैं कि कभी भी वचन को भंग नहीं करना चाहिए। अगर वचन को भंग कर दिया तो चारों ओर अव्यवस्था फैल जाएगी और मनुष्य पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। तो इसलिए होब्स इस अव्यवस्था और अनिश्चितता के अंत करने के लिए एक ऐसी सर्वोत्तम शक्ति का कल्पना करते हैं जो सभी मनुष्यों को अपने दिए गए वचन के लिए पालन करने के लिए बाध्य करे। उसी का ही नाम उन्होंने लेवियाथन नाम दिया है। और होब्स आगे कहते हैं कि इन तीन प्राकृतिक कानून का महत्व इस आधार पर है कि ये प्राकृतिक कानून निरंकुश तंत्र का समर्थन करने के लिए सैद्धांतिक आधार भी है। प्रथम, प्राकृतिक कानून के द्वारा शांति की स्थापना के लिए राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। दूसरा, कानून के द्वारा ये सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रजा को नहीं है। और तीसरे कानून के द्वारा होब्स ने यह सिद्ध किया है कि राजा या राज्य एक समझौता है जिसके उल्लंघन का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। तो इन सब के निष्कर्ष के आधार पर वेपर नाम के एक विचारक थे जिन्होंने होब्स के प्राकृतिक कानून का निष्कर्ष निकाला है। वो ये है कि एक मनुष्य को दूसरे के प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे वह अपने प्रति अरुचिकर प्रतीत होता हो। अर्थात किसी मनुष्य को दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो खुद को ही अच्छा नहीं लगे। अगर वो व्यवहार दूसरा व्यक्ति अपने साथ करे और अपने को अच्छा नहीं लगे तो ऐसा व्यवहार हमें किसी दूसरे मनुष्य के साथ भी नहीं करना चाहिए। ये वेपर ने होब्स के प्राकृतिक अधिकारों का निष्कर्ष निकालते हुए कहा है।